पेरेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 25 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट प्रीलिम्स टॉपिक, दैट इज इंडिया यूके डील्स डन। इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए की बात हो रही थी ना, उसके रिलेटेड न्यूज़ है। तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम साइंड द मच अवेटेड बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है 24 जुलाई 2025 को। और ऑफिशियली इसको नाम दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम दिया गया है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडिया यूके ट्रेड टाइज एनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अक्रॉस टेक्सटाइल्स। क्या चीज़ में सिग्निफिकेंट मूवमेंट है? इंडिया यूके ट्रेड टाइज में, और एनहांस करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन अक्रॉस टेक्सटाइल्स, फूड, ऑटोमोबाइल, स्कॉच विस्की एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इन सब चीज़ों पे बात करता है। एंड द पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट इंडियन यूथ, एमएसएमई, फार्मर्स एंड फिशरमैन। तो क्या क्या चीज़ को बेनिफिट करता है? इंडियन यूथ को, एमएसएमईज को, फार्मर्स को एंड फिशरमैन को। ठीक है। और रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर्स। अब इसमें की हाईलाइट्स की बात की जाए तो टेक्सटाइल्स अप टू 12% इम्पोर्ट ड्यूटी रिमूव्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स टू यूके। तो अब इसमें ना बेसिकली ये बताया कि कौन कौन से ड्यूटी को कम किया गया है और क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं। तो टेक्सटाइल्स में क्या किया है? अप टू 12% इम्पोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। फिर टी एंड कॉफ़ी की बात की जाए तो टेम्प्रेरी यूके सोशल सिक्योरिटी पेमेंट एग्जेम्पशंस, तो पेमेंट का एग्जेम्पशन सोशल सिक्योरिटी के लिए मिला है। फिर स्कॉच विस्की में क्या है कि टैरिफ कट फ्रॉम 150% टू 75%, और उसके बाद लेटर रिड्यूस कर दिया जाएगा और टू 30% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए तो टैरिफ ऑन लग्जरी कार्स टू बी लोवर्ड। फिर ब्रिटिश फर्म्स कैन नाउ बिड फॉर इंडियन टेंडर्स। फिर फूड, फुटवेयर एंड डेयरी में अप टू 20% टैरिफ कट हुआ है। सोशल सिक्योरिटी में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है, उसके अंदर इंडियन फर्म्स और वर्कर्स जो बाहर में काम कर रहे हैं विल नो लॉन्गर पे डुअल सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन यूके। अभी क्या होता था, आपको दो जगह सोशल सिक्योरिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था, अब डुअल नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें की फैक्ट्स क्या है कि एग्रीमेंट वॉज साइंड एट चेकर्स यूके। तो चेकर्स यूके में साइन किया गया था बाय, किसने साइन किया? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड यूके के पीएम कीर स्टारमर। और यूके क्या है? इंडिया 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एंड दिस डील एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू बोथ द मार्केट्स। इंडिया यूके का जो बायलैटरल ट्रेड है 2024 में वॉज $20 बिलियन। ठीक है, 20 बिलियन का ट्रेड था अभी तक हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। 11 किल्ड इन क्लैशेस बिटवीन थाई एंड कंबोडियन फोर्सेस। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई, उसमें 11 लोगों की डेथ हुई है। तो ये वहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट था 800 किलोमीटर का, उसके अक्रॉस दिक्कत हुई है, तो वहाँ पे डेथ हुई है। तो वहाँ पे लैंड माइन एक्सप्लोजन हुआ था। फिर उसके बाद रिटेलिएट किया थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक से, और बोथ साइड्स एक्सचेंज स्मॉल आर्म्स, रॉकेट एंड आर्टिलरी फायर। तो देखो यहाँ पे मैप में बताया गया है थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, ये देखो, ये थाईलैंड का बॉर्डर दिख रहा है, थाईलैंड और कंबोडिया का। तो यहाँ पे मतलब इश्यूज थे बॉर्डर में, वहाँ पे लड़ाई हुई। ठीक है। द वॉयलेंस ऑकर्ड नियर द प्रिया विलेज। कौन से विलेज में? प्रिया विलेज। देखो ये लिखा हुआ है ना, प्रिया विलेज टेम्पल एंड म्यून थॉम टेम्पल एरिया विच आर हिस्टोरिकली अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन द टू नेशंस। तो हिस्टोरिकली भी बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। एटलीस्ट 6 बॉर्डर जोन्स विटनेस्ड एक्टिव क्लैशेस। तो 6 अलग अलग 6 जगह बॉर्डर क्लैशेस हुए। अब प्रिया विहार टेम्पल की बात की जाए की फैक्ट्स में, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड सब्जेक्ट टू लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया, कंबोडिया, थाईलैंड हिस्टोरिकल टाइज। तो ये तीनों कंट्री के बीच में हिस्टोरिकल टाई का काम करता है। फिर नेक्स्ट है म्योन थॉम टेम्पल। ये एक हिस्टोरिक साइट है जो लोकेटेड है थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पे। कहाँ लोकेटेड है? थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पे, क्लोज टू थाईलैंड सुरिन प्रोविंस। कहाँ पे लोकेटेड है? थाईलैंड के सुरिन प्रोविंस के पास लोकेटेड है, और कंबोडिया के उद्दार मेंचे प्रोविंस के पास। दोनों जगह का अलग अलग प्रोविंस का नाम दिया हुआ है। इट हैज़ बीन अ फ्लैश पॉइंट इन हिज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो क्या है? एक फ्लैश पॉइंट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में। बोथ कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ आसियान। तो अब आसियान कंट्रीज का ये दोनों पार्ट है, थाईलैंड और कंबोडिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस है ना, उसका पार्ट है। फिर अब जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये रेगुलेट करता है ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस एंड मिलिट्री पर्सोनल ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। फिर इसी में आता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई करते हैं क्रॉस बॉर्डर आर्म्ड क्लैशेस को इन्वॉल्विंग सिविलियंस। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेघालय हाई कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स ऑन चैलेंज टू मेट्रीनीलियन खासी लीनिएज एक्ट। तो जो मेघालय के जो हाई कोर्ट है वो रिस्पॉन्स मांग रहे हैं ऑन द चैलेंज टू मेट्रीलिनियल खासी लीनिएज एक्ट।
तो ये कब की बात है, 24 जुलाई 2025 को मेघालय हाई कोर्ट में ये बात हुई थी, उसके रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। और कौन से पिटिशन को चैलेंज किया था, चैलेंजिंग द खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लीनिएज एक्ट 1997, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, द पिटिशन आर्ग्यूज दैट द डिनायल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट्स बेस्ड ऑन द एडॉप्शन ऑफ अ फादर्स और अ हस्बैंड्स सरनेम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी क्या हो रहा था वहाँ पे कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो सर्टिफिकेट बनता है तो वो मतलब मना कर दे रहे थे बनाने के लिए, किस केस में, बेस्ड ऑन द एडॉप्शन ऑफ अ फादर्स और हस्बैंड सरनेम। यदि आप किसी मतलब अपने पापा का सरनेम ले रहे हो या हस्बैंड का सरनेम ले रहे हो तो शेड्यूल्ड ट्राइब का आपको स्टेटस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी मैट्रिलिनियल थी। तो बोल रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पिटिशन थी, ठीक है। अब हाईलाइट्स क्या है कि एक्ट प्रिजर्व्स द मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर ऑफ द खासी कम्युनिटी बाय एम्फेसाइजिंग मैटरनल सरनेम्स। तो ये जो एक्ट है ना, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट, उसमें क्या ये बोल रहे हैं कि जब आप मतलब जब ये लाया है कि यदि फादर और हस्बैंड का सरनेम लोगे तो आपको एसटी का स्टेटस नहीं मिलेगा, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, उनका मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो रहा है। The act originally permits both Khasi men and women to adopt surnames, but local implementation has allegedly restricted it for women adopting fathers or husband surname. तो local custom के हिसाब से women ऐसा नहीं कर सकती। फिर की फैक्ट्स में आओ तो 6 शेड्यूल की बात करते हैं। तो 6 शेड्यूल प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए विथ पावर्स टू लेजिस्लेट बोथ ऑन कस्टमरी लॉज एंड ट्राइबल मैटर्स। तो दोनों चीज़ें में, कस्टमरी लॉज में भी लेजिस्लेट कर सकते हो और ट्राइबल मैटर्स में भी। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इंक्लूडिंग मेघालय। तो कौन कौन से में है 6 स्टेट्स में, एक बार बताइए, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ये 4 जगह पे है। खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक इज एम्पावर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से शेड्यूल में, 6th शेड्यूल। अब जो खासी ट्राइब है ये मैट्रिलिनियल इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो प्राइमरीली रिसाइड करती है मेघालय स्टेट में, और यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस थ्रू द मदर्स लाइन, मतलब मैट्रिलिनियल। फिर मैट्रिलिनियलिटी क्या है, ये डिफाइन करता है कल्चरल आइडेंटिटी को खासी ट्राइब की, और डिसेंट और इनहेरिटेंस आर ट्रेडिशनली ट्रेस्ड थ्रू मदर्स लाइन, मदर के हिसाब से होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज 24 ईयर सर्वे रिवील्स दैट कोरल कवर इन लक्षद्वीप सॉ अ 50% रिडक्शन। तो बोल रहा है कि लक्षद्वीप में 50% रिडक्शन हुआ है कोरल कवर में 1998 से 2022 के बीच में। तो ये लॉस किस चीज़ के लिए बोला गया है, मतलब बेसिकली रीजंस क्या है, रिपीटेड मरीन हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज और वेव एक्सपोजर एंड डेप्थ। तो देखो ये लक्षद्वीप का यहाँ पे वो बना हुआ है लोकेशन, तो इधर केरला के कोस्ट के इस तरफ है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है अलग अलग, किल्तन, कदमत, अमीनी, कावाराती, कावाराती इज़ द कैपिटल, एंड्रॉट, ठीक है। फिर आते हैं अपन की हाईलाइट्स में कि जो स्टडी है उसने ट्रैक किया रीफ कंडीशंस को 3 एटॉल्स में लक्षद्वीप में, अगाती में, कदमत में और कावाराती में। कहाँ कहाँ, अगाती, कदमत और कावाराती। तो कोरल कवर डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 37.24% इन 1998 टू 19.6% इन 2022। अभी बेसिकली इन सालों में क्या हुआ, 3 बार एनसो आ चुका, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, 1998 में, 2010 में और 2016 में। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लीचिंग हुई। अब हम देखते हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या है। तो कोरल रीफ्स क्रिटिकल मरीन इकोसिस्टम्स होते हैं जो कोस्टल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट में हेल्प करते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं फिशरीज़ के लिए और टूरिज्म के लिए। फिर नेचर कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है वो मॉनिटर करता है रीफ के चेंजेस को सिंस 1998। फिर एल नीनो हमने बोला ना, 3 बार एल नीनो आ गया, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो बेसिकली एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस क्या है, ये पीरियोडिक क्लाइमेट फिनोमिना है जो इन्वॉल्व करता है फ्लक्चुएशंस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसमें, सी सरफेस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। कहाँ पे, सेंट्रल में और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग ग्लोबल वेदर पैटर्न्स इंक्लूडिंग ड्रॉट एंड मरीन हीट वेव। क्या क्या चीज़ के लिए, ड्रॉट और मरीन हीट वेव के लिए। फिर लक्षद्वीप इज इंडियाज ओनली कोरल अटोल सिस्टम। तो लक्षद्वीप क्या है, इंडिया का ओनली कोरल अटोल सिस्टम है। बाकी तो अपन को पता है अंडमान में रीफ्स है, फ्रिंजिंग रीफ वगैरह है, फ्रिंजिंग है, बैरियर रीफ है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेम्बू पेरूमला स्वामी, इंडियाज फर्स्ट रेटिना स्पेशलिस्ट पासिस अवे। तो ये जो डॉक्टर हैं वो अभी उनकी डेथ हो गई है। वो अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई में थे, बहुत फेमस थे, वहाँ के चेयरमैन थे एंड इंडियाज़ फर्स्ट रेटिना स्पेशलिस्ट थे। तो उनकी अभी डेथ हो गई है 85 ईयर्स के एज में। तो बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है और इनको पद्माश्री मिला हुआ है, इससे ज़्यादा अपन को याद नहीं रखना है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डील विद ब्रिटेन, बिहार्स मखाना, लिची एंड राइस टू गेट बिगर मार्केट। तो अभी अपन को पता है ना कि FTA साइन हुआ है इंडिया और UK के बीच में, तो उसके रेफरेंस में बोल रहा है
कि बिहार के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग मखाना, लीची एंड बासमती राइस, इनको ग्रेटर एक्सेस मिलने की उम्मीद है, आर एक्सपेक्टेड टू गेट ग्रेटर एक्सेस। अब की हाईलाइट्स में बात करते तो जो बिहार का मखाना है जिसको अपन फॉक्सनट बोलते हैं, उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू यूके विल इंक्रीज ड्यू टू टैरिफ रिमूवल, तो टैरिफ रिमूवल के कारण। फिर लीची और राइस प्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार एंड पूर्णिया, उनको भी ईजियर मार्केट एक्सेस मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर फूड के साथ साथ क्या होगा, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की क्राफ्ट एंड मंजूषा आर्ट, ये सब जो बिहार के फेमस है उनको भी पॉपुलैरिटी मिलेगी यूके के कल्चरल मार्केट में। अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो जो बिहार कंट्रीब्यूट करता है 95% ऑफ इंडियाज़ मखाना प्रोडक्शन, और यूके की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो फार्मर्स जो मिथिलांचल रीजन में फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। फिर बिहार की जो मिथिला मखाना है, मतलब अलग अलग रीजन का नाम लिखा है, मिथिला मखाना, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, उनको जीआई टैग मिला हुआ है 2022 में, 2018 में और 2006 में। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मखाना है, जिसको फॉक्सनट भी बोलते हैं और गॉर्गोन नट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीएजी रिपोर्ट, बिहार्स ग्रोथ रेट डिक्लाइंस टू 14.47%। तो सीएजी की रिपोर्ट है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, तो उसमें बोला है कि बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुई है टू 14.47%, विच इज़ लोअर देन द प्रीवियस ईयर 24.23%। ठीक है, तो बेसिकली ये डाटा लिखा है, आप डाटा नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बस सीएजी की रिपोर्ट है, इसको मेंस में कोट करने में कभी कभी हेल्प हो जाती है। तो लीगल प्रोविजंस देखते हैं, तो आर्टिकल 148 में क्या बोला है कि देयर शुड बी अ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 151 में क्या है कि वो जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, स्टेट की जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को सबमिट करेंगे और फिर वो उसके बाद लेके जाएगी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, और सीएजी जब मैंने बोला 148 में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और अभी प्रेजेंट सीएजी कौन है, तो अभी जो इसमें करेंट सीएजी हैं, करेंट सीएजी इसमें गलत लिखे हुए हैं, तो प्रेजेंटली द सीएजी है श्री संजय मूर्ति जी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज सैटेलाइट्स लॉन्च बाय इसरो फ्रॉम 2020 टू 2025। तो इसमें बेसिकली सैटेलाइट्स का एक समअप किया गया है। तो INS-2B जो इंडो भूटान नैनो सैटेलाइट है, देखो इसमें आप डेट्स नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। फिर NVS-01 जो नाविक सेकेंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है। फिर चंद्रयान 3 लूनर लैंडिंग एंड रोवर डेमो था। फिर आदित्य L1 फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी सन, इसकी डेट आप लोग याद रख लीजिए, September 2, 2023। फिर एक्सपोसेट है वो पोलैरिमेट्री सैटेलाइट है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के लिए। फिर इनसेट 3DS है जो एनहांस्ड वेदर एंड ओशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। फिर EOS-08 है जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। फिर GSAT N2 है जो ब्रॉडबैंड एंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए है। फिर SPADEX A and B है जो इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। NVS-02 है जो सेकेंड नाविक सैटेलाइट है, और EOS-09 है जो रिमोट सेंसिंग फॉर मल्टी सेक्टोरल यूज़ के लिए है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये ही इंपॉर्टेंट था। अब अपन सीधे आते हैं, जैसे इसरो का हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलुरु कर्नाटका में, और इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जो प्राइवेट अभी अपन इसरो के साथ मिलके जो कंपनी है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। तो आई होप ये क्लियर है प्रीलिम्स वाला पर्सपेक्टिव। अब आते हैं अपन मेंस वाले दो टॉपिक में, तो हमको देखना है स्पेल आउट LWE। द फर्स्ट टॉपिक इज स्पेल आउट LWE। तो इसका क्रक्स क्या है, मैंने समरी इसकी पहले शॉर्ट में लिखी हुई है कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो हमको इसमें देखना है स्पेल आउट LWE में कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है LWE की, रेड कॉरिडोर स्टेट्स कौन कौन से हैं, फिर MHA क्या बोलते हैं LWE के रिस्पेक्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या सेइंग है, फिर थ्रेट्स क्या है, वेपनाइजेशन है बहुत ज़्यादा LWE के कारण, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए थ्रेट है, फिर वो अंडरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। बेसिकली ये तीन मेन थ्रेट्स हैं। फिर अपन इसमें देखेंगे अर्बन नक्सल्स क्या है, और फिर इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हम आते हैं आर्टिकल में कि हमको आर्टिकल में क्या देखना है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया एक बिल टू कर्ब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विदाउट ऑफरिंग अ प्रिसाइज लीगल और आइडियोलॉजिकल डेफिनेशन। तो एक अलग से एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं ऑफर की है, बट लॉ में बोला है कि हमको LWE कर्ब करना है। तो महाराष्ट्र बिल सीक्स टू क्रिमिनलाइज LWE आइडियोलॉजी बट फेल्स टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स LWE। तो वो क्रिमिनलाइज तो कर रहे हैं LWE को, बट वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो लूजली डिफाइन करता है LWE को, ऐसे कि मॉइस्ट वायलेंस होता है बाय बैंड ग्रुप्स लिस्टेड अंडर UAPA। ठीक है, UAPA आप सभी को पता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होती है। ठीक है, फिर थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट।
तो इसमें क्या है कि मोस्ट कंसर्निंग प्रोविजन इन द बिल रिलेट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या स्पेशली एकेडमिक और आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो कोई भी जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, स्पीच या सेमिनार या कुछ भी जो कंस्टिट्यूट किया जाएगा एज प्रमोटिंग और जस्टिफाइंग LWE, मान लो आप कुछ वायलेंस नहीं कर रहे हो लेकिन आपने कुछ ऐसा लिखा है जिसके कारण वायलेंस हो रहा है, तो उस टाइम वो भी क्रिमिनलाइज माना जाएगा। फिर वेपनाइजेशन ऑफ वेग लीगल लैंग्वेज, तो इसमें क्या है, द बिल अलाउज अथॉरिटीज टू एक्ट अगेंस्ट इंडल्जेंस और सपोर्ट ऑफ बैंड आइडियोलॉजीज। तो इसमें क्या है कि जो बैंड आइडियोलॉजीज है ना उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। फिर अलग अलग टर्म्स यूज़ किए हैं उस पर दिक्कत, जैसे इंसाइटमेंट, एक्ट ऑफ सेडिशन, अंडरमाइनिंग स्टेट अथॉरिटी, तो ये सब वर्ड्स में दिक्कत है। फिर एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ क्रिमिनलाइजेशन टू इंक्लूड स्टूडेंट एक्टिविज्म, पब्लिक डिबेट, एकेडमिक सेमिनार, इन सब चीज़ों के लिए स्कोप बढ़ा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कैसे अंडरमाइन करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है वो रिस्क पे है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली एम्फेसाइज किया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अब हमको इसमें बेसिकली की फैक्ट देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2015 में, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्योंकि मतलब उसमें क्या था, स्ट्रक डाउन वेग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनलाइन स्पीच, क्योंकि उसमें बोला गया था कि इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो वेग रिस्ट्रिक्शन था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इसी में हम देखेंगे कि अर्बन नक्सल क्या होता है। तो अर्बन नक्सल बेसिकली ना इंटेलेक्चुअल्स या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट क्रिएट्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन एकेडमिक एंड सिविल लिबर्टीज़, मतलब बेसिकली लिबर्टीज़ को हिंडर करता है। तो अब इन सब चीज़ों को हम टैकल कैसे करेंगे, बेसिकली जो महाराष्ट्र में भी इश्यूज़ आ रहे हैं लॉ को लेके उसको कैसे देखेंगे। तो हमको कोडिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले क्लियर डेफिनेशन LWE की, फिर इंश्योर करना है जुडिशियल रिव्यू कि ऑल एक्शंस अंडर द लॉ शुड बी सब्जेक्ट टू प्रायर जुडिशियल स्क्रूटनी, फिर प्रोटेक्ट करना है डिसेंट इन डेमोक्रेसी, लॉ मस्ट नॉट बी यूज टू साइलेंस क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल अपोजिशन, फिर रिफॉर्म करना है सोशल लेजिस्लेशन को, जैसे ब्रॉडर लीगल रिफॉर्म्स आर नीडेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, और प्रमोट करना है डेमोक्रेटिक एजुकेशन को, जिससे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजिशन एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को लोग समझ सकें। ठीक है, आई होप ये क्लियर है ये वाला टॉपिक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक कि ICJ की क्लाइमेट रूलिंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका मैंने सम अप किया है कि ICJ की क्लाइमेट रूलिंग देखते हैं अपन इसमें। तो हमको क्या देखना है, लीगल ऑब्लिगेशन देख क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए वो देखना है, वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटी और प्रोटोकॉल के बारे में देखना है, फिर इम्प्लीकेशंस फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ और उस मतलब जो ICJ की रूलिंग है उसकी डेवलप्ड कंट्रीज़ पे क्या इम्प्लीकेशन है, और फिर वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ICJ की बात की जाए तो अभी एक लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन आया है जिसमें बोला गया है कि कंट्रीज़ हैव अ लीगल ओपिनियन अंडर द इंटरनेशनल लॉ टू रिड्यूस GHG। बोले कि भाई लीगल बैकिंग है इसकी कि आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लीगल ड्यूटी, सिर्फ पॉलिसी प्रेफरेंस नहीं है, लीगल ड्यूटी है। ठीक है, तो अब उन्होंने कैसे इसको जस्टिफाई किया कि एनेक्जर 1 ऑफ UNFCCC है ना, उसमें बोला गया लीगली ऑब्लाइज टू रिड्यूस एमिशंस एंड सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब उन्होंने ICJ ने डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला कि UNFCCC के एनेक्जर 1 में आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करो और एमिशंस कम करो, फाइनेंस दो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो एडवाइजरी नेचर और लीगल बेसिस अब बोल रहे हैं कि जो ICJ की रूलिंग है वो एडवाइजरी है, तो ओपिनियन लीगली बाइंडिंग नहीं है, जैसे कि बोला गया था UN जनरल असेंबली में 2022 में। अब कोर्ट ने क्या क्या मेजर ट्रीटीज़ को रेफरेंस में लिया है, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, UN क्लॉज और ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन को। ठीक है, इससे इम्प्लीकेशंस क्या है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो हिस्टोरिकल एमिशंस के लिए लायबल रहते हैं फॉर लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। और रूलिंग रीइंफोर्स करती है प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट जस्टिस को, जहाँ पे वल्नरेबल नेशंस बोलते हैं ना, हमको फाइनेंशियल एड दो, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दो, तो इस चीज़ को रीइंफोर्स कर रही है। फिर पेरिस एग्रीमेंट के उसमें कंप्लाइंस में है। अब लीगल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट लिटिगेशन की बात की जाए तो ये एनफोर्स करते हैं क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और ICJ की रूलिंग है वो डोमेस्टिक कोर्ट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, फिर आते हैं अपन की फैक्ट्स में कि जो ICJ ने टर्म किया क्लाइमेट चेंज एज ए ह्यूमन राइट्स इशू, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज क्या है, एक ह्यूमन राइट्स इशू है, और बोले कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड है लेकिन डिफरेंशिएटेड है। जो इंडिया का टर्म रहता था ना हमेशा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसी स्टैंड पे बात की है। तो अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हमको इन्फोर्स करना है इंटरनेशनल क्लाइमेट लॉ को, वल्नरेबल नेशंस को सपोर्ट करना है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करना है लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग को, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है,
स्ट्रेंथन करना है ट्रीटी कंप्लाइंस को, और रिफॉर्म करना है पेरिस एग्रीमेंट टू इंक्लूड एनफोर्सिएबल कमिटमेंट्स। एम्पावर करना है सिविल सोसाइटी जुडिशरी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, और इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट जस्टिस को इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन मिलेंगे शाम को इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।